है ना, एकदम करारे वेज रोल। दोस्तों अगर आपके घर में एक मेहमान आने वाले हैं या इफ्तारी के लिए आप कोई अलग सी रेसिपी ढूंढ रहे हो तो एक बार आप ये थ्रेडेड वेज रोल की रेसिपी बनाकर देखना। आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हो आराम से, और जब बनाकर सर्व करोगे ना, सच में सब बोलेंगे ये कोटिंग कैसे करी है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं ना आपको मसाले के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल लिया है और तेल में सबसे पहले थोड़ा सा जीरा डाला है। जीरा के साथ साथ आप यहाँ पर 3-4 लहसुन डालना, 3-4 मैंने हरी मिर्चें चॉप करके डाली है और 2 इंच तक अदरक डाली। इस रेसिपी में दोस्तों हरी मिर्च को और अदरक को थोड़ा सा ज्यादा रखना, तभी स्वाद एकदम बढ़िया आता है। लाल मिर्च का यूज कम करना और हरी मिर्च की फ्रेशनेस को ज्यादा यूज करना। एक प्याज को फाइनली चॉप करके मैंने डाला है और प्याज को सिर्फ तब तक पकाया है जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। चेंज हो जाए कलर, अब आप सब्जियां डालना। मैंने यहाँ पर बीन्स डाली है, गाजर डाली है एक पूरी फाइनली चॉप करके, आधा कप मटर है और उसके साथ साथ आधा कप फ्रोजन कॉर्न होते हैं ना, वो डाले हैं। बस ध्यान रहे कॉर्न को भी मैंने हल्का सा काट के डाला है दोस्तों। अगर काटोगे नहीं, डायरेक्टली करोगे तो इनके रोल में फटने के चांसेस हो जाते हैं, तो ध्यान देना इस बात का। यहाँ पर सब्जियां कोई बहुत ज्यादा भुननी नहीं है। देखो जब आप फ्राई करते हो तो ऑटोमेटिकली स्टीम से ये सॉफ्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा ही भुनना, कच्चापन दूर हो जाए तब तक। फिर हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना। मसाला जैसे ही रंग पकड़ ले, अब आप यहाँ पर डालना आलू। देखो आप वैसे तो कोई भी आलू यूज कर सकते हो जो आपको मिले, लेकिन मैंने यहाँ पर स्पेसिफिकली चिप्सोना आलू का यूज किया है क्योंकि वो ड्राई होते हैं और कमर्शियली भी वही यूज करे जाते हैं। आलू डालने के बाद फटाफट से आप नमक जरूर डालना। देखो नमक डालने से क्या होगा कि ये पानी छोड़ना शुरू करेंगे, और यहाँ पर भुनने का प्रोसेस है ही इसलिए ताकि यहाँ पर हम मॉइस्चर को एलिमिनेट कर सकें। अगर मॉइस्चर ज्यादा रहेगा तो आपकी कटलेट बहुत जल्दी ढीली हो जाएगी और क्रिस्पी नहीं रहेगी बहुत देर तक। इनफैक्ट उसकी लाइफ भी कम हो जाएगी, आप उसे स्टोर नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये होगा कि मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मैश करना और पकने देना इन आलूओं को। आप खुद ही देख सकते हो धुआं भी निकल रहा है, तो इसका मतलब मॉइस्चर काफी ज्यादा निकल रहा है। बस 5-6 मिनट मैंने पकाया है और फिर मैंने एकदम एंड में डाला है भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और फ्रेश धनिया। मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर ज्यादा मसाले मत डालना। अगर डालना ही है तो बच्चों का फेवरेट पिज्जा वाली सीजनिंग डाल सकते हो, और उसके अलावा ज्यादा चीजें मत डालना दोस्तों। सिंपल चीजों का बढ़िया टेस्ट आता है। यहाँ पर बाइंडिंग के लिए देखो कमर्शियली तो ब्रेड क्रम्स भी यूज होते हैं। बेस्ट जो चीज है ना जो यूज होती है हाई एंड चीजों में, वो पोहा है दोस्तों। पोहा सबसे ज्यादा पानी खींचता है चीजों से। तो मैंने पोहे को धोकर अच्छे से पानी में रखा था 2 मिनट के लिए। फिर पानी जब ड्रेन आउट किया तो आप खुद ही देखो क्लोजअप से कैसे पोहा थोड़ा फूलता है, ये खिलता है दोस्तों। और जब आप इसको आलू में डालोगे और मैश करोगे ना पूरा, ये अपने आप ही इसके अंदर जो बचा कुचा पानी है उसको भी पीने लग जाएगा। इनफैक्ट जब आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करोगे ना, जैसे मैं अभी करने वाला हूँ, आप खुद देखना इसका टेक्सचर बदलने लग जाएगा। तो जब तक आलू ठंडे हो रहे हैं मैं यहाँ पर बैटर बना देता हूँ। बैटर एकदम सिंपल है। 1 कप आपने मैदा लेना है। इस 1 कप मैदे में आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालना, 1 चम्मच काफी होगा, लेकिन थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जरूर डालना, बहुत थोड़ा सा, तभी वो ब्रेडी ब्रेडी टेक्सचर आएगा, नहीं तो जो कोटिंग होगी वो बहुत पतली होगी। अब इसमें पानी डालना है धीरे धीरे करके। 1 कप के आसपास आपको पानी लगेगा, हाँ, लेकिन पानी डालने के बाद इसको अच्छे से फेंटना जरूर। इस बैटर को जितना फेंटोगे उतना इसमें लचक सी आएगी और एक बाइंडिंग सी बनेगी, ताकि आपकी कोटिंग कहीं से रह ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ध्यान देना इस बात का। आप ये देखो कि जब मैं इसको एक करछी पे लगाऊंगा तो इसकी कोटिंग कितनी थिक सी हो रही है। जितनी अच्छी कोटिंग होगी उतना ही हम आराम से अपने थ्रेड्स को चिपका पाएंगे, उतना ही आलू बाहर आने के चांसेस कम होंगे। तो ध्यान देना इस बात का। अच्छा, अब आलू ठंडा हो चुका है और आप खुद देखना कि आलू अब थोड़ा सा ड्राई हो चुका होगा, बहुत जरूरी है। मैंने देखो हमारी ट्रे तैयार करके रखी है। ट्रे में एक बेकिंग पेपर लगा कर रखा है और अपने दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल अच्छे से लगा दिया है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसे शेप कैसे दूंगा। मैं लगभग 35 ग्राम का एक वेज रोल बनाने वाला हूँ, 35 ग्राम्स का, और इसको आप अपने हाथ में सीधा रखकर एक दूसरे हाथ से ऊपर नीचे करना। क्या होगा कि ये इवन सिलेंडर नहीं बनेगा, साइडों से ये पतला बनेगा और सेंटर से मोटा बनेगा।
ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना दोस्तों, इससे आपके टेक्सचर में फर्क आता है। आप खुद देखना, एकदम सीधा मत बनाना, थोड़ा साइडों से पतला और सेंटर से मोटा। इससे फ्लेवर प्रोफाइल में बहुत डिफरेंस आता है। रही लास्ट बात कि इसकी कोटिंग कैसे करनी है, तो मैंने यहाँ पर वो जो समोसा पट्टी आती है उसी का ही यूज किया है। उसको एकदम डायरेक्टली निकाल कर काटा है। ध्यान रहे बिल्कुल भी पहले से काट के रखना मत। जब कोटिंग का टाइम आए जस्ट उससे पहले ही काटना दोस्तों। उसका रीजन ये है कि पड़े पड़े ये पट्टी जो है ये सूख जाती है। अगर सूख गई तो आप इसको कोट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, उल्टा परेशान हो जाओगे, पैसों का भी नुकसान हो जाएगा। ये पट्टी आपको आराम से कोई भी क्विक कॉमर्स स्टोर में मिल जाती है, ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, हर जगह मिल जाती है ये आपको। तो अब देखो सारी चीजें मेरी तैयार है। मैंने एक असेंबली लाइन बना के रखी है। आपको सीधा ही यहाँ पर डिप करना है बैटर में, फिर यहाँ पर थ्रेड्स में डालना है। आप बस इस चीज का ध्यान देना कि आपने फोक से ही डिप करना है। फोक का यूज करना बहुत जरूरी है ताकि आपके दोनों हाथ खाली रहें। दोनों हाथ खाली रहेंगे तभी तो आप कोटिंग कर पाओगे सही से। इसकी कोटिंग बिल्कुल ऐसे करनी है जैसे हम ब्रेड रोल की करते हैं। एक हाथ सीधा और एक हाथ टेढ़ा, और इसको बस घुमाते रहना। ये इतना गीला होगा कि अपने आप ही इसमें होल्ड आ जाएगा पूरा। और ये देखो, है ना एकदम परफेक्ट। बस ध्यान रखना, फोक का यूज करना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों। इतनी क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर लगभग 30 के आसपास रोल्स बनाकर रखे हैं और बिल्कुल इनको स्टोर भी किया है, फ्रीज भी किया है। अब ये देखना कि ये आप बना रहे होगे ना, तो एंड में आते आते ये सेट हो जाएंगे, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, एकदम सख्त हो जाएंगे। और बाय चांस कोई भी रोल ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि इसके थ्रेड्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, इसको पकाने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा पानी लगाकर आप आराम से इसको इवन आउट कर सकते हो। अच्छा, आप देखो मैंने आपको दोनों दिखाए हैं। आप ऐसी शेप भी ले सकते हो या थोड़ी सी खुली खुली शेप भी रख सकते हो, और इसको आराम से फ्रीज कर सकते हो दोस्तों 1 महीने के लिए। बिल्कुल खराब नहीं होंगे। हमने सारा मॉइस्चर तो वैसे ही निकाल दिया है। बस फ्राई करते वक्त 2 चीज़ों का ध्यान बहुत रखना दोस्तों, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। एक, ये आपने मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करने हैं। अगर एकदम लो फ्लेम पर कटलेट्स को फ्राई किया जाता है या बर्गर की टिक्की या ये सब चीज़ें, उसमें आलू एक्सपैंड करने लग जाता है और फटने के चांस होते हैं। दूसरी चीज़ तो आपने ध्यान देनी है कि इनको फ्राई करते वक्त ज़्यादा स्टर नहीं करना। ज़्यादा स्टर करोगे तो इसके थ्रेड्स टूटने लग जाएंगे और फिर इतनी मेहनत का क्या ही फ़ायदा होगा, है ना। तो बस फ्राई करना गोल्डन ब्राउन होने तक, या जब तक ये ऐसे नहीं दिखने लग जाते, है ना। एकदम अमेजिंग दोस्तों, एकदम करारा सा स्नैक बनता है। सब्जियां भी मैंने बहुत डाली है। बच्चे हो या बड़े, सबका फेवरेट बन जाएगा ये दोस्तों। आप एक बार बना कर देखना, मज़ा ज़रूर आएगा।